Hello students, my name is Gitanjali Andiria. Welcome to competition step up. कंपटीशन जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम फटाफट जल्दी आने वाले हैं, समय कम बचा हुआ है। जी हाँ, समय कम है, इसलिए समय की कद्र करते हुए लगातार आपके लिए प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये उड़ान जो सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हम 10 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। घबराने की जरूरत नहीं है यदि आप हमारे प्रथम विद्यार्थी हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। स्टेप अप एकेडमी, कॉम्पिटिशन एकेडमी के आप जाएंगे वहां पर तो आपको मिलेंगे कि सारे पेपर अपलोडेड है, सारे प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रारूप एक सा ही जा रहा है, तो आप मानिए कि इसी प्रारूप से आपके पास आने वाले हैं। आपके फाइनल पेपर में ऐसे ही प्रारूप से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए प्रारूप हमने नहीं बदला, क्योंकि बदलता ही नहीं है। हर बार प्रश्न बदल जाते हैं, एक गद्यांश आ जाता है तो नया जो छात्र आता है, नया जो इसमें कैंडिडेट आता है, वो भी डरता नहीं है। एक दो बार वो भी समझ जाता है कि हमारा प्रारूप यही है। तो 10 प्रैक्टिस पेपर आप चैनल से जाकर वहां पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी 11वें से आप कंटिन्यू मेरे साथ करते हैं। ओके, चलिए तो प्रैक्टिस पेपर में आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्या है यहाँ पर वाक्य? महानगरों में कई जगह कूड़े के खाली स्थान दिखाई देते हैं। कई जगह कूड़े के आप कहेंगे ढेर, पर ढेर के लिए कौन सा यहाँ पर शब्द है जो उचित होगा? क्योंकि कई बार हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य तौर पर करते हैं। कई बार हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो हम उस स्टैंडर्ड, उस लेवल के हिसाब से काम करते हैं, वैसे ही शब्दों का चयन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अंबर है, अंबार है, अंबरसारी है या अंबारी है। अब कहीं ना कहीं हम थोड़े तो विचलित होते। अंबर तो हम आसमान को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। अंबार हम कई बार सुनते, अरे यह तो कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तो कचरे का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, कूड़े का अंबार अर्थात ढेर। तो मेरे ख्याल से तो अंबार ही है। तो आप देखिए, अंबार एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? अग्रज, अग्रज का अर्थ यदि आपको पता है तो आप उसका विलोम भी जान पाएंगे। अग्रज बड़े भाई के लिए प्रयोग होता है, तो छोटे भाई के लिए क्या आता है? मोहन मेरा अनुज है, या मोहन मेरा अपना अनुज है, या मोहन मेरा ही अनुज है, या मोहन मेरा अनुज है। हमारी जैसी वर्तनी होगी, हमारा जैसा उच्चारण होगा, आप वैसे ही वाक्य का चयन करेंगे। तो यहाँ पर मोहन मेरा अनुज है, क्योंकि मैंने अपना पेन तो हाथ में लिया है पर उसकी इंक मैं भूल चुकी हूँ, उसको मैं यहाँ लाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो अनुज जो है वो क्या है? वो अग्रज का विलोम है। तो पहला वाक्य जो है वो एकदम सही होगा कि मोहन मेरा अनुज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रेखांकित मतलब जो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ देखा, लोहे की बनी। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। अब लोहे की बनी मतलब लोहे की, तो लोहे शब्द का पर्यायवाची इन चारों विकल्प में से कौन सा नहीं है? लाह, आहन, लोह, अयस। अयस हम जानते हैं, लोह जानते हैं, आयन एक नया शब्द जाना है, लेकिन ये हमने कहीं भी नहीं सुना है। तो आप कह सकते हैं कि लाह जो शब्द है वो लोहे का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध कस्वा कलिए जानने योग्य है। तुम्हारा अपराध, यहाँ पर थोड़ा समय अंतर है, ये देखिए, क्षमा किए जाने योग्य है। ओके, कोई बात नहीं। कई बार हमारे ये शब्द, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग बहुत ही टफ होती है, कई बार शब्द जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इनको हम यहाँ माफ करते हैं कि कोई बात नहीं, कसमा कलिए जान ले। आप कहीं मैम ये क्या पढ़ दिया? इसका ये है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, ठीक है। और जब हम किसी के अपराध को क्षमा कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए आप क्या एक शब्द चुनेंगे? तो क्षमा किए जाने वाले योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य, क्षम्य, अशोभनीय या गलत, क्या होगा? तो जब किसी का अपराध क्षमा किया जाए तो वो होता है क्षम्य।
अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, कोई भी ऐसी घटना जो हम अपने वाक्यों से बोल ना पाए, वचनों से बोल ना पाए, उसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय, अनुकरणीय, अविस्मरणीय या अतुलनीय। अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, एकदम अनोखा, तो ये तो नहीं होगा। अविस्मरणीय मतलब होता है जिसको भूला ना जाए, जो भूलने योग्य ना हो। अब यहाँ अगर ये होता कि ऐसी घटना जिसे भुलाया ना जा सके, तो बिल्कुल अविस्मरणीय सही होता आपका उत्तर। किंतु यहाँ पर यह है कि जिसको व्यक्त न किया जा सके वचनों के माध्यम से। अनुकरणीय, अनुकरणीय वो अर्थ होता है, देखिए मैं एक एक का अर्थ आपको बता रही हूँ। अनुकरणीय कि किसी के जैसे कार्यों को करना, किसी का अनुकरण करना। तो आप ये समझ गए होंगे कि अनुकरणीय शब्द भी इसके लिए उचित नहीं है। अनिर्वचनीय मतलब जिसको वचनों के माध्यम से बोला ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, तो अनिर्वचनीय यहाँ पर सही होगा। अब देखिए 3 के अर्थ हमको पता थे, इसलिए हम चौथा निकाल पाए कि ये इसका उत्तर होगा। तो चूंकि आप वो विद्यार्थी हैं जिनको ये सारे शब्द अक्सर आप याद करते हैं, सुनते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आपका शब्दकोश, आपका शब्द भंडार इतना तो होगा, जहाँ इतने शब्द तो होंगे जिनके अर्थ आप जान पाते होंगे। और अर्थों को जान लिया तो यकीन मानिए कि आपका ऐसे छलनी से छनता हुआ उत्तर ऊपर निकल कर आ जाएगा और आप आसानी से दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह, झगड़ा। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। सर्वत्र शांति छाई हुई है। राधा ने उन दोनों की सुलह कराई। तो यहाँ पर कलह का पर्यायवाची, कलह मतलब झगड़ा। अब झगड़े का और बताइए क्या है? रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। निशा का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शांति जब छा गई तो विवाद का तो ये अपोजिट हो गया, कुछ भी नहीं है। सुलह हो गई मतलब झगड़ा ही नहीं रह गया। तो पहला जो है वो विवाद जो है वो कलह का पर्यायवाची है, इसलिए पहला वाला हमारा सही होगा। सामने ही दिख रहा था ये तो। अगला है, रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विनय के पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो रेखांकित खंड है उसके स्थान पर जो सबसे सही कारक चिन्ह आएगा, आपको वाक्य के अनुसार यहाँ कारक चिन्ह क्या उचित लग रहा है? देखिए मैं आपसे ये नहीं कहती कि व्याकरण आप रटिए। आपको पता है कि जब से आपने बोलना प्रारंभ किया है तब से आप व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कहाँ ने, मैं, पर, को, के लिए का प्रयोग करना है। लेकिन जब ये बात याद करने या किसी परीक्षा में बैठने की आती है तब उस व्याकरण को रटने लगते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो प्रतिदिन के बोलते हुए वाक्यों में हम बिना व्याकरण के तो बोल ही नहीं पाते, चाहे आप अंग्रेजी के बोले हो चाहे आप हिंदी के बोले। तो यहाँ देखिए कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि विनय के पुस्तक पढ़ी होगा या विनय ने पुस्तक पढ़ी होगा। कारक चिन्ह का गलत प्रयोग है और सही प्रयोग में यहाँ पर जो आएगा वो ने आएगा कि विनय ने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है? तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का देखिए। अब ये थोड़ा सा आपको लगा ना कठिन, कोई नहीं, आप यहाँ पर आइए। उसका स्वभाव कोमल, कोमलतम है। क्या हो गया? विशेषण की उत्तम अवस्था जब तमप का प्रयोग करते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं ना डिग्रियां, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। ठीक यही वही है विशेषण की उत्तम अवस्था, मतलब जब बहुत अच्छी बात की जाए तो उसका स्वभाव कोमलतम है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। तो यहाँ पर जो विशेषण के रूप में सर्वोत्तम या सर्वोच्च कोटि का यहाँ पर हमको प्रदान हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कोमलतम अशुद्ध प्रयोग, जी हाँ सॉरी, ये बिल्कुल शुद्ध प्रयोग था। विशालतम, चूंकि मैं प्रश्न से भटकी थी, आपको नहीं भटकना है। अशुद्ध रूप पूछा है और यही सबसे अशुद्ध रूप है, क्योंकि कोमलतम करके कुछ नहीं होता, कोमलतम बोल सकते थे, कोमलता। तो यहाँ पर तुम सबसे सुंदर, ये कहीं ना कहीं उत्तम कोटि को बता रहा है, सबसे ज्यादा भी उत्तम कोटि को बता रहा है। पर पहला जो वाक्य है वो अशुद्ध है। इस तरह का हमने कोई भी उत्तम विशेषण को नहीं सुना है। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश
उपयुक्त होगा। कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो संभवतः, संभव हो, यथारूप या जहां तक हो सके। यथा संभव के लिए संभवतः, संभव हो, यथारूप या जहां तक हो सके, हो सके। यथासंभव, यथासंभव काम कर ही लेना, मतलब जितना हो सके उतना काम कर ही लेना। जैसा भी संभव हो, तो जहां तक हो सके। अगर हम एक बात कर लें आपसे समास की, तो यथासंभव में यदि हम बात करें तो तब भी वही जाता है कि संभव हो इतना करो, तो मतलब जहां तक हो सके उतना काम किया जाए। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए या विशेषता को देखना चाहिए? क्या होगा? चाहिए, विशेषता, प्रत्येक या देखनी। कहाँ पर आपको अशुद्धि मिल रही है? ये मिसप्रिंट नहीं है, ये ऐसा ही वाक्य था। तो आप देखिए कि देखनी शब्द जो ऐसा नहीं, किससे लिखा जाएगा? इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, इसलिए देखनी यहाँ पर अशुद्धि है। 11वां है, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन उन विकल्पों में से कीजिए जो इस अर्थ को बताए। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना किस मुहावरे का अर्थ है? मोह चाटना, मखमली जूते मारना, मिट्टी पलीत कर देना, मोह की बात छीन लेना। मोह की बात छीन लेना मतलब किसी की ना बात कही, आप भी वो बात कहने पा रहे, तो ये तो इसका नहीं होगा। मखमली जूते मारना मतलब प्यार से बेइज्जती कर लेना। तो और मुंह चाटना मतलब होता है एक प्रकार से प्यार भी करना होता है, कई बार चापलूसी में भी आता है। तो देखिए, ये जो मिट्टी पलीत करना होता है, ये होता है पूरी, उसने मेरा पूरा मिट्टी पलीत कर दिया है ना, मतलब पूरी तरीके से मेरी इज्जत उतार दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द जो उचित समय पर ना हो। काल्पनिक, सामयिक, कल्पनाजन्य, असामयिक। जो याद रखिएगा, जो उचित समय पर ना हो। जब देख काल्पनिक तो कल्पना से युक्त, तो ये नहीं होगा। सामयिक जो समय पर हो जाए, कल्पनाजन्य मतलब जो कल्पना से पूर्ण हो, असामयिक वो है जो कि समय पर ना हो। तो सही है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। इस लड़की की बात हो रही, तो लड़की की चाल होना चाहिए ना, तो बिल्कुल ये शुद्ध नहीं है। खुदा की कसम गजब हो गई, गजब हो गया। यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, यहाँ का हवा पानी। तो पहला जो है कि मनोवृत्ति मतलब क्या होता है? मन का व्यवहार या मन की सोच ठीक नहीं है, तो ये उत्तर सही है, ये शुद्ध है। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उचित मुहावरा, न माया मिली न राम के कहीं का नहीं रहा। न माया मिली न राम, वे कहीं का कहीं नहीं, कहीं का नहीं रहा, वे कहीं का नहीं रहा। ओके, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा, न माया मिली न राम या कहीं का ना रहा। 1 मिनट, गुलर का फूल, घड़ों पानी पड़ना, घर का ना घाट का, यस इसी का होगा। ना माया मिली ना राम, इसका क्या आप लगाएंगे मुहावरा? तो घर का ना घाट का, यस समझ गए। ना माया मिली ना राम, ना ईश्वर की तरफ जा पाए, ना ही मुझे धन प्राप्त हुआ, ना हम घर के रहे ना ही हम घाट के रहे, तो ये सही होगा। अगला है, समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित किस प्रकार की क्रिया है। समझ बूझकर काम करना चाहिए, यहाँ पर शायद ये होगा। तो नाम बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पुनरुक्त क्रिया। समझ बूझकर काम करना चाहिए, तो काम तो करने का हो रहा है, पर ये क्या है? पुनरुक्त क्रिया है, मतलब फिर से समझकर और बूझकर, मतलब दोनों एक ही बात है, लेकिन उसी को दोबारा रिपीट किया गया। समझकर बूझकर मतलब समझ नहीं होता है। जब किसी भी शब्द को एक बार और अर्थ के साथ प्रयोग किया जाए क्रिया को, तो उस क्रिया को पुनरुक्त क्रिया कहते हैं, मतलब वह क्रिया एक और बार रिपीट हुई है। समझना या बूझकर करना, मतलब दोनों ही अर्थ एक ही निकल रहे हैं, समझकर करना। तो दोनों अर्थ एक ही निकल रहे हैं, पर दोनों के शब्द अलग हैं और एक साथ ही प्रयोग हो रहा है और दोबारा भी प्रयोग हो रहा है। समझना भी एक बार प्रयोग होगा, उसी समझना के अर्थ में दूसरा प्रयोग हो गया, मतलब डबल बार आ गया, तो वो हो जाएगा पुनरुक्त क्रिया।
अब गद्यांश आ जाएगा। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मानव सभ्यता वनों में पलकर खालिस्तान हुई है। क्या हुई है? विकसित हुई है क्या? चलकर देखते। विकसित आया, देखो, और सही उत्तर वही है। क्या बात है, विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहां के वृक्षों के फल खाकर आएगा, मेरे ख्याल से इधर खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय खालिस्तान के अधिकांश महान ग्रंथ, भारतीय धर्म आएगा क्या या भारतीय इतिहास आएगा? देखते हैं। महान ग्रंथ ऋषि मुनियों के द्वारा खालिस्तान में ही रचे गए। वनों में, जंगलों में, देखते हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए खालिस्तान हो रहा है। तत्पर हो रहा है या तैयार हो रहा है? देखते क्या आ रहा है उत्तर। वो तो लिखा ही रहेगा, मैं मिटा ही नहीं रही हूँ। विकसित के बाद क्या आना चाहिए? खाकर। देखिए यहाँ हमने खाकर लिखा था। इसके बाद संस्कृति। ओके, भारत की जो धर्म नहीं, भारत की जो संस्कृति है वो यहीं से है। और दूसरा, ऋषि मुनि तपोवन, जंगल में रहकर ही क्या करते थे? लिखते थे। तपोवन में, वन में ही तपस्या करते थे। और फिर है आज का मनुष्य वृक्षों को काटने के लिए तत्पर। तत्पर लिखा था मैंने, तत्पर हो रहा है। देखिए मैंने ये नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी गद्यांश को पढ़ते पढ़ते ये दिमाग में आ रहा था कि क्या शब्द आ सकता है। एक हमारा निकला, हमने धर्म और ग्रंथ को लिया, वहां उन्होंने क्या कहा? तपोवन की बात की, और एक और शायद संस्कृति की थी। तो इस तरह से ये हमारे जो 20 प्रश्न हैं, तो हमारा प्रैक्टिस पेपर 11वां यहाँ पर पूर्ण होता है। इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले प्रैक्टिस पेपर भी आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा स्टेप अप एकेडमी से, कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी से। एक एक स्टेप से मैं आपको करवाऊंगी एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी की। हिंदी में तो आप अपने एक भी अंक नहीं कटवा पाएंगे, फुल अंक मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ। आज के लिए बस 11 तक ही। थैंक यू सो मच।